नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा, आपका साथी, आपका सारथी इस कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो कोर्स में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं भाग 4 की, जिसमें मैं आपको कम्युनिकेशन का वो हिस्सा पढ़ाऊंगा जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज करते हैं। सबको लगता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संचार करने के लिए सिर्फ हमें बढ़िया बोलना आना चाहिए या बहुत अच्छा लिखना आना चाहिए, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो ज्ञान आप लेना चाहते हैं, जिसे आप बोलकर प्रदर्शित करेंगे या लिखकर किसी के साथ साझा करेंगे, उस ज्ञान को पाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जी हां दोस्तों, भाग 4 में बात होगी रीडिंग के बारे में। हम पढ़ने की कला को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 4 की। जब मैं रीडिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले आता है विजुअल मोड। देखिए, जब हम कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, मतलब ऐसी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को पढ़ने के दौरान जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो लंबे समय तक वो जानकारी हमारे साथ बनी रहे, मतलब हमें चीजें याद रहें। इसके लिए जरूरी है कि उसमें कुछ विजुअल एलिमेंट्स हो, जिसको हम बोलेंगे दृश्यात्मक तत्व हो। ये दृश्यात्मक तत्व कई तरह के चित्र हो सकते हैं, कई तरह के डायग्राम हो सकते हैं। ऐसे डायग्राम जो हमें बातों को आसानी से समझा भी पाए और हमें वो डायग्राम्स देखने भर से पूरी बात एक साथ याद आ जाए। तो ये चित्र, डायग्राम या चार्ट जैसी चीजें जिन्हें हम देखकर पढ़ते हैं, देखकर समझते हैं, ये हमें लंबे समय तक जानकारी को याद रखने में मदद करती है। अगर मैं दृश्यात्मक इस मोड की, इस दृश्य विधा की बात करूं, तो जो दृश्य संकेत होते हैं, ये कई ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पढ़ने में भले ही जटिल लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें बड़ी आसान लगने लगती हैं। तो जब कभी भी किसी भी सामग्री का चयन आप करें, आप अपनी जानकारी जहां से जुटाना चाहते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपने कोई किताब ली, कोई आर्टिकल ली, इंटरनेट पे जाके कोई आर्टिकल पढ़ा, जब कभी भी आप ऐसी चीजों का चयन करें तो कोशिश करिए कि उनके साथ कुछ दृश्यात्मक तत्व जुड़े हों, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद भी रहें और जानकारी आपके दिमाग में गहराई तक जाए। मैं कई बार क्या करता हूं, ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ता हूं जिससे कोई दृश्य नहीं जुड़ा हुआ, तो उस बात को पढ़ने के बाद मैं खुद अपने मन में कुछ दृश्यात्मक तत्व, अपने दिमाग में ऐसे तत्व क्रिएट करता हूं, बनाता हूं कि अच्छा, ये बात लिखी हुई है, ये अगर मैं सोचूं तो देखने में ऐसी लगती है। अब वो जो दृश्य मेरे दिमाग में बने, वो लंबे समय तक मेरे दिमाग में छपे हुए रहते हैं, मुझे याद रहते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप रीडिंग करें तो इमेजिनेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कल्पना के बारे में। इमेजिनेशन के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से आप कोई ना कोई चित्र, कोई ना कोई दृश्य उस रीडिंग मटेरियल के साथ अवश्य जोड़ें। जब बात चल रही है विजुअल मोड की, दृश्य विधा की, तो जो सामग्री आप समझना चाहते हैं, जो भी आपका मटेरियल है, तो उस मटेरियल को समझने के लिए, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए, उसके रखरखाव के लिए जो दृश्य और चित्र हैं, ये आपको उसे पसंद करने में बड़ी मदद करते हैं। तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी किताब लिखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जो भी किताब आप लिखें, जिस भी विषय पे आप किताब लिखें, जो भी जानकारी आप उस किताब में लोगों तक पहुंचाना चाहें, उस किताब के माध्यम से, आपके लेखन के माध्यम से, उसमें दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल जरूर करिए। आपकी जानकारी बड़ी अच्छी लगेगी लोगों को पढ़ने और समझने में। जब बात चल रही है रीडिंग के बारे में, तो जितनी भी जटिल अवधारणाएं हैं, ऐसी बातें जो देखने में, सुनने में या पढ़ने में, खासतौर से पढ़ने में आपको बड़ी जटिल लगती हैं, उनको आप दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से, कोई भी डेटा है, अब अगर मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा डेटा दूं, बहुत बड़े बड़े नंबर दूं किसी विशेष जानकारी के लिए, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, जिसको अपन कहते हैं ना शेयर मार्केट, तो अगर शेयर मार्केट के मैं बहुत सारा डेटा आपको दूं तो वो याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक ग्राफ बना के आपको समझाऊं कि शेयर यहां गया, यहां तक इसकी कीमत बढ़ी, फिर वो एक ही स्तर पे बना रहा, फिर और बढ़ी, फिर अचानक से गिर गया, तो ये चित्र जो है आपको उस एक कंपनी के शेयर के उतार चढ़ाव को समझाने में बड़ा सहायक होगा। तो ये जो दृश्यात्मक तत्व हैं, आपकी किसी भी जटिल से जटिल डेटा को समझने में आपकी मदद करते हैं।
ये इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा ग्राफिक जो इंफॉर्मेशन दे, जो जानकारी दे। ये कई तरह के वीडियो हो सकते हैं। दृश्यात्मक तत्वों में आजकल सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? वीडियोस का। कोई भी कहानी भी अगर कोई आपको समझाना चाहता है तो उसके साथ वीडियो अगर वो बना देता है तो हमें वो कहानी, वो जानकारी, जो भी हम पढ़ाई संबंधित भी अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो अगर उसके साथ वीडियो जुड़ा हो तो वो समझने में हमें बड़ा आसान कर देता है। तो ये साधन ऐसे हैं जो आपकी जानकारी को आसान कर देते हैं समझने के लिए। जब बात चल रही है विजुअल मोड, मतलब दृश्य विधा की, तो दृश्य सीखने की पसंदों को समायोजित करने के लिए पढ़ने की रणनीतियों का अनुकूलन करना। अब इस बात का क्या मतलब है? आप अलग अलग तरह से जो पढ़ने की कला सीखते हैं। अब आप बोलेंगे पढ़ने की क्या कला है? पढ़ना तो पढ़ने जैसा होता है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं स्कूल में था तो आपने भी कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे, जैसा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। तो मुझे कोई खास लाइन पढ़ने पे या कोई सवाल पढ़ने पे सीधा ये याद आता था कि अरे ये तो मेरी उस किताब में, मान लीजिए साइंस का एक सवाल मेरे सामने आया एग्जाम के दौरान और वो सवाल मेरी पुस्तक में कहीं था, तो मुझे सिर्फ ये नहीं याद आ रहा है कि वो पुस्तक में था, मुझे ये भी याद आ रहा है कि वो इधर उल्टे हाथ वाले पेज में ऊपर ही ऊपर ये सवाल दिया है। इसका मतलब जब मैंने वो सवाल पढ़ा था तो मैंने उस किताब में, उस पन्ने पे, उसके आसपास की चीजों को बड़े गौर से देखा भी सही। और जब मुझे वो सवाल मेरे सामने फिर से आया, दोहराया गया, तो मुझे सिर्फ ये नहीं याद आ रहा कि ये सवाल मेरा किया हुआ है, मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये मेरी किताब में उस पन्ने पर दिया हुआ है। और ये कब मुमकिन हो पाता है? जब आप पढ़ने के दौरान रुचि रखते हैं चीजों को दृश्यात्मक तरीके से समझने की। मैं समझ पा रहा हूं, या मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरी बात की गहराई को समझ गए होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं रीडिंग में एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब सक्रिय सहभागिता की। अब जब कभी भी आपने कुछ पढ़ा और वही कक्षा में या उसी आर्टिकल को मैं भी पढ़ रहा हूं, हम एक ही कक्षा के लोग हैं या हम दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं और हम एक ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, या हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और जब कभी कोई चीज आपने भी पढ़ी और मैंने भी पढ़ी, तो आपको पता है इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कि आप और मैं एक दूसरे से डिस्कशंस करें, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ साझा करें कि वो आर्टिकल जो आपने पढ़ा और वही आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें से आपने क्या समझा और मैंने क्या समझा। जब ये बातचीत हमारे बीच में होती है तो जो हमारे विचार हैं और हम जो एक दूसरे से जो सवाल पूछते हैं, एक दूसरे से किसी भी बारे में जो समाधान हमें प्राप्त होता है, सवाल पूछेंगे तो आप कोई जवाब देंगे, तो वो जो समाधान हमें प्राप्त होता है, वो हमारी वो तमाम चर्चाएं, वो गतिविधियां हमारे समझने की प्रक्रिया को जबरदस्त तौर पर एलिवेट कर देती है, मतलब ऊंचाई तक लेके जाती हैं। कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है हमारा आपस में डिस्कशन, और इसी को बोलते हैं एक्टिव एंगेजमेंट। जब एक्टिव एंगेजमेंट की बात चल रही है तो इसमें सक्रियता से सोचना, आपने कुछ बोला, मैंने सुना, मुझे उसके बारे में सोचना भी चाहिए। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक सोच, मतलब हर पहलू पे गहराई से सोचना, उसके अच्छे और बुरे हर पहलू के बारे में। जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह से सिर्फ उस पहलू के बारे में मत सोचिए जो आपकी अवधारणा है, जैसा आपका अनुभव है उसके अनुसार ना सोचते हुए सामने वाले के अनुभव, सामने वाले के व्यू पॉइंट के, वो कैसा सोचता है उसकी सोच के अनुसार सोचने का मौका मिलता है हमें जब हम करते हैं एक दूसरे के साथ सक्रिय सहभागिता। यह अति महत्वपूर्ण है और यह योगदान देता है किसी भी सामग्री को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस सामग्री के साथ आपको जुड़ने में यह बड़ा मदद करता है। एक्टिव एंगेजमेंट में जो बातचीत हमारे बीच में है, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, या आप खुद स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर भी हो सकते हैं, इस दौरान उत्साह, जिज्ञासा और सीखने के लिए इच्छुकता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। आप समझिए इस बात को गहराई से कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और इस दौरान मैं इस तरह से बर्ताव कर रहा हूं, मेरा व्यवहार ऐसा है जैसे आपकी बात मैं सुन तो रहा हूं पर मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा जवाब भी ढंग से नहीं दे रहा हूं मैं, तो मेरे अंदर अगर वो उत्साह मैं नहीं दिखाऊंगा तो मैं आपके साथ गहराई से नहीं जुड़ पाऊंगा। तो वो उत्साह, वो इच्छा, वो रुचि आपको दिखानी है, और यही हम सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि ये वो बना के रखे। तभी एक ग्रुप में जब डिस्कशन होता है या दो लोगों में आमने सामने जब बातचीत होती है तो उस सक्रिय सहभागिता के माध्यम से हम किसी भी जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
समझ को गहरा करने के लिए, अच्छे से सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाए, इसके लिए हमें एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने का मौका भी मिलता है। जब एक्टिव एंगेजमेंट होता है तो आपने कोई बात कही, अब या तो मैं उस बात से सहमत होऊंगा या असहमत हो जाऊंगा। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले कि भाई ठीक है, सामने वाला मेरी बात से सहमत है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से असहमत हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपकी बात से असहमत क्यों हूं। तो ये जो प्रतिक्रिया आपको मिली, इस प्रतिक्रिया के माध्यम से आपको यह पता चलता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट, मतलब सुधार की जो गुंजाइश है वो कहां पर है। और अगर आप उस प्रतिक्रिया को सकारात्मक तरीके से लें, भले ही नकारात्मक प्रतिक्रिया है क्योंकि उसने आपकी कमी बताई है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको सकारात्मक तरीके से लें, जो मैं कहूंगा कि आपको लेना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप सुधार कर सकते हैं अपने पढ़ने की कला में, अपने बोलने की कला में, अपने लिखने की कला में। तो फीडबैक के बारे में हम डिटेल में कई बार चर्चा में करेंगे, इस बारे में कि प्रतिक्रिया देना क्यों आवश्यक है और प्रतिक्रिया आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। पर याद रखिए, जब आप एक्टिव एंगेजमेंट करते हैं, सक्रिय सहभागिता दिखाते हैं, तभी आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। जब एक्टिव एंगेजमेंट की बात चल रही है, तो जब हम कोई साझा लक्ष्य, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ए बी सी डी, ये जो 4 लोग हैं या 10 लोग हैं या 100 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा ना करें, एक दूसरे के साथ जानकारी साझा ना करें, तो आपको लगता है क्या वो प्रोजेक्ट सही तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है सक्रिय सहभागिता। इसी से आपके साझा जो कॉमन गोल्स हैं, कॉमन टारगेट्स हैं, साझा लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। कई जटिल समस्याओं का हल करने के लिए भी हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। मतलब कोशिश करिए कि जितनी जानकारी आपको है वो आप सामने वाले से साझा करें और जितनी जानकारी उसके पास है वो आपसे साझा करें, और दोनों मिलके एक साझा लक्ष्य को, एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तैयार करें। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए यह सक्रिय सहभागिता अति आवश्यक है। एक्टिव एंगेजमेंट में आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जितने भी थॉट्स हैं, विचार हैं, आप आपस में जिस भी तरह का संवाद करते हैं, आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो आपके विद्यार्थी हैं, या आप सीखने वाले हैं, लर्नर हैं, एक शिक्षार्थी हैं आप, लर्नर, तो ऐसे एक्टिव एंगेजमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान, प्राप्त हुआ कौशल, स्किल जिसको हम बोलते हैं, ये आपको जीवन में आगे ले जाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, कुछ भी जानकारी आपके पास है तो उसे समेट के मत रखिए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब आप दूसरों के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे, अपनी जानकारी साझा करेंगे, उनके साथ बांटेंगे, तो आपका ज्ञान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं, रीडिंग में एक व्यक्तिगत गति होती है। मतलब मैं किसी किताब को पढ़ूंगा और आप किसी किताब को पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हमारी बातों को समझने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए किसी भी किताब को, किसी भी जानकारी को पढ़ते हुए हमें अलग अलग समय लगता है। हमारी अपनी गति है ना काम को करने की, किसी भी काम को करने की, उसी तरीके से पढ़ने की भी हमारी एक गति है। तो व्यक्तियों को उनकी अपनी गति पर जो भी लिखित सामग्री आप उसको दे रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं या कोई सामने वाला पढ़ रहा है, तो उस लिखित सामग्री पर अपनी गति के अनुसार पढ़ने और समझने की अनुमति देना अति आवश्यक है। अब जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चे को जब कभी पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो उस समय पे, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, आपकी समझ ज्यादा है, आपके अनुभव बड़े हैं, और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा भी जल्दी से समझ जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आपके पढ़ने की गति, जो आपका इंडिविजुअल पेस है, गति जिसको हम बोलेंगे, आपके पढ़ने की गति और आपके बच्चे के पढ़ने की गति में फर्क है, उसके समझने की गति में फर्क है। उसको समझने के लिए कुछ समय चाहिए, वो समय हमें उसको देना ही पड़ेगा। यह हर किसी के व्यक्तिगत पढ़ने की आदतों और पसंदों को समाहित करता है। व्यक्तिगत गति में क्या चीज आती है कि भाई मेरी पसंद क्या है। अब आपने मुझे कोई ऐसी चीज पढ़ने के लिए दे दी, मान लीजिए मैं राजनीतिक चीजें पढ़ना पसंद नहीं करता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जब कोई मैं राजनीतिक आर्टिकल पढ़ूंगा, ऐसा कोई लेख पढ़ूंगा, तो मुझे उसमें बोरियत महसूस हो रही है,
तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आधे मन से पढ़ूंगा। तो मेरी पसंद नापसंद के अनुसार मुझे मेरी गति निर्धारित करने का एक कारण मिल जाता है, और इस कारण को समझना अति आवश्यक है। जब बात चल रही है इंडिविजुअल पेस की, तो यह मानते हुए कि व्यक्तियों को उनकी पढ़ने की क्षमता और पृष्ठभूमि ज्ञान, जो पहले से उनकी प्रायर नॉलेज है, जो पहले से उनकी जानकारी है, उसके आधार पर संपूर्ण रूप से समझने और जानकारी को सार्थकता, मतलब उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए अधिक या कम समय की आवश्यकता हो सकती है। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सार्थक रूप से, पूर्ण रूप से समझ पाएं, इसके लिए आपको कम या अधिक समय की जरूरत महसूस हो सकती है। अब अगर आप अपनी व्यक्तिगत गति को सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पढ़ने की जो गति है उसमें सुधार आए, या आप अपने किसी निकटतम व्यक्ति के, जिसने भी आपसे मदद मांगी है, उसकी गति में सुधार करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप जो जानकारी पढ़ रहे हैं उसका कोई ऑडियो भी सुनिए। अगर मुमकिन हो तो उसका कोई डिजिटल, कोई वीडियो समझने की कोशिश करिए, कोई डिजिटल प्रिंट लेने की कोशिश करिए। मतलब अलग अलग माध्यम से सेम जानकारी को, उसी जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, जब आप दृश्यात्मक तत्वों को, विजुअल एलिमेंट्स को लाते हैं, वीडियो को लेके आते हैं, सुनने के लिए आपने कोई ऑडियो का इस्तेमाल किया और पढ़ भी रहे हैं उसी बात को, अगर आप 3-4 अलग अलग माध्यम से उसी जानकारी को लेंगे तो वो जानकारी आपको अब तेजी से समझ में आएगी। अगली बार जब आप पढ़ेंगे उस बात को, उसी चीज को जिसको आपने एक वीडियो देखा, अब आप उसकी पढ़ के जानकारी लेना चाह रहे हैं, रीडिंग पे अपन फोकस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी गति में जरूर बदलाव आएगा और बेहतर आपकी गति बनेगी। मतलब आपका पेस जो है, रीडिंग पेस, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह की कोई भी जानकारी ले रहे हैं तो उसको अलग अलग माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करिए। किसी भी चीज को पढ़ने के दौरान ब्रेक लेना, बीच में आपने पढ़ा, फिर दिमाग में वो, दिमाग उसको प्रोसेस भी तो करेगा, उस पर काम करेगा, आपने जो पढ़ा कितना आपको समझ में आया, क्या चीज आपको उसमें याद है, तो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना। कोई बहुत मुश्किल पाठ आप पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन करना, उसको फिर से देखना, यह अति आवश्यक है, और इतना समय आपको भी लेना चाहिए। और अगर आपका कोई शिष्य है, या आपका कोई घर में छोटा व्यक्ति है, या आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जो जिसके लिए आपने काम दिया है पढ़ने का, उसको भी आप वो समय दीजिए, क्योंकि सबके समझने की गति, पढ़ने की गति ये अलग अलग होती है। और धीरे धीरे जब वो बार बार रिवाइज करेगा, 2-3 बार उस चीज़ों को पढ़ेगा, दोहराएगा कि मैंने जो पढ़ा इससे मुझे ये समझ में आया, मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए, तो उसको समझने में भी मदद मिलेगी और याद रखने में उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप समय दें लोगों को उनके अनुसार पढ़ने का, और उनको वापस से रिवाइज करने का भी समय दें, साथ ही साथ उनको बीच में ब्रेक लेने का भी समय दें, और खुद के लिए भी आप लागू करें। अगर आप अपनी गति सुधारना चाहते हैं, पढ़ने की गति को, तो जो व्यक्तिगत आपका गति है किसी भी आर्टिकल को पढ़ने की, कोशिश करिए कि आप उसमें बेहतर बनने के लिए बीच बीच में ब्रेक्स लें, उनका रिवीजन करते रहें। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तियों को उनके पढ़ने की कौशलता को सुधारने और चुनौतियों को पार करने में मदद करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो कला है जिससे आप बहुत जल्दी किसी भी आर्टिकल को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तो आप कैसे ये कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों की इसमें मदद करिए। क्योंकि जब आप मदद करेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि किन चीजों से आप ये बेहतर कर पाते हैं स्वयं। तो आप जब ये अच्छे से सोचेंगे इस बारे में, जिसको कहते हैं डीप थिंकिंग करेंगे, तो आप दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम दूसरे को कोई चीज समझाते हैं तो वही बात हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो अगर व्यक्तिगत गति बढ़ाना चाहते हैं तो खुद की भी बढ़ाइए और दूसरे की बढ़ाने में भी मदद करिए। इससे आपकी खुद की मदद आप करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं एनहेंस्ड वोकैबुलरी, मतलब विस्तृत शब्दावली की। अब कोई भी बात आपको बेहतर तरीके से कहनी है, लिखनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। अलग अलग तरह के शब्दों का उपयोग करना आपको आना चाहिए। पर ये नए शब्द आप जानेंगे कहां से? जब आप बहुत सारी रीडिंग करेंगे, आप अलग अलग तरह के प्रेरणा स्रोत जगहों से आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नए आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नई किताबें पढ़ेंगे, अखबार के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जब आप नई जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप खुद भी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी बातचीत में। विचारों को अधिक सुगमता और प्रभावी ढंग से संचारित करने के लिए शब्दों
और अभिव्यंजनों के संग्रह को विस्तारित करना। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपकी डिक्शनरी में, डिक्शनरी समझते हैं ना, आपकी डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द होनी चाहिए, आपकी पर्सनल डिक्शनरी में। वो डिक्शनरी वो किताब वाली नहीं, जो आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिमाग में जो डिक्शनरी है उसमें भी कई सारे शब्दों का होना जरूरी है। और ये तभी आपके पास पहुंचते हैं जब आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं। भाषा कौशल को अच्छा बनाने के लिए आपको एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए, विपरीतार्थक, विलोम जिनको हम कहते हैं, ऐसे शब्द पता होने चाहिए, नए मुहावरे, नई कहावतें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे, अच्छे संचारक बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं जब आप बोलें लोग आपको सुने और कहें कि क्या कमाल का बोलते हैं आप, तो ये तभी मुमकिन है जब आपकी शब्दावली बहुत विस्तृत होगी, उसमें कई तरह के शब्द होंगे, एक ही बात को कहने के कई अंदाज आपके पास होंगे, कई मुहावरे, कहावतें, कई कहानियां, कई उदाहरण आपके पास होंगे। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब आपका फोकस होगा रीडिंग पर। यह आपके विशेष क्षेत्रों या जो भी आपकी रुचि के क्षेत्रों में है उनसे संबंधित भी हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण कहीं दिया है कि एक प्लम्बर जब मेरे घर में आया तो उसने बोला कि यहां तो इसकी एल्बो खराब हो गई। अब एल्बो अंग्रेजी में कोहनी को बोलते हैं। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक प्लम्बर है, एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, इन सब प्रोफेशन में कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमें तब पता चलता है जब हम इसकी जानकारी पहले से रखते हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एल्बो के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। बाद में उसने मुझे बताया कि जॉइंट पे ऐसा एक पाइप लगता है, उसको उनकी भाषा में एल्बो बोलते हैं। तो इनको जार्गन्स बोलते हैं। ये भाषा का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये एक अशुद्ध भाषा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी? जब हम पढ़ेंगे। तो जो भी विशेष आपके रुचि के क्षेत्र हैं उससे संबंधित आपको अलग अलग शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आपको विभिन्न शैलियों और विषयों में व्यापक रूप से पढ़ने से नए शब्दों के बारे में, नई परिस्थितियों के बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी और इस प्रकार आप बेहतर तरीके से खुद की बात आगे रख पाएंगे। तो जितनी ज्यादा शब्द नए आपको पता चलेंगे, आप उनके इस्तेमाल को सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप कम्युनिकेटर बन पाएंगे। लेखन, वाणी, मतलब जब भी हम लिखकर बात कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं, नई शब्दावली को प्रतिदिन आप अपने कम्युनिकेशन में शामिल करिए। जब आप ऐसा करेंगे, एक एक दो दो शब्द नए लाने की कोशिश करिए अपनी बातचीत में। ऐसा करने से आपकी शब्दावली तो बढ़ी रही है, आपके बात करने के अंदाज में भी बदलाव आएगा। अब जैसे आमतौर पर अंग्रेजी में मैंने एक नया शब्द कुछ दिनों पहले सीखा। आमतौर पर हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आई लर्नड, मैंने सीखा। इसकी जगह आजकल मैं बोलता हूं आई इम्बाइब्ड, मैंने इसको अपने अंदर गहराई से उतारा। सिर्फ सीखा नहीं, गहराई से उतारा। तो लर्न की जगह मैंने इम्बाइब शब्द का इस्तेमाल करना चालू किया। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज ही से कोशिश करिए, रोज 2 से 3 नए शब्द आप इस्तेमाल में लाएंगे अपनी आम बोलचाल में, और अपनी प्रोफेशनल जहां पे भी आप काम करते हैं उस स्थान पर भी जब लोगों से बातचीत हो, आप कुछ लिखने की सामग्री अगर बना रहे हैं तो वहां पे भी कुछ नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। शब्दावली और समझ को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नई पहेलियों का हल करिए। अखबार में आती है वो क्रॉसवर्ड आती है ना, दाएं से बाएं 4 शब्दों का, 4 अक्षरों का एक शब्द है, ऊपर से नीचे 5 अक्षरों का एक शब्द है। इस तरह की पहेलियों को अगर आप सॉल्व करते हैं, उनमें आप हिस्सा लेते हैं, तो आप कई सारे शब्द खेल भी आते हैं। मोबाइल में भी कई तरह के गेम ऐसे होते हैं, अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं, वो वर्ड गेम्स होते हैं, पजल गेम्स होते हैं। तो इस तरह के पहेलियों से संबंधित, अगर शब्दों से संबंधित आप कुछ खेल खेलते हैं तो इससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली और मजबूत होती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आंसर वाले गेम भी आते हैं जिनमें एक शब्द में आपको आंसर देना पड़ता है। तो ऐसी प्रश्नोत्तरी में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपकी शब्दावली मजबूत होती है और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं।